पड़ोसी देश नेपाल में पिछले एक दशक के दौरान चीनी संस्थाओं का जाल जिस तरह से फैला है वह सचमुच चिंताजनक है। अब तक भारत के सांस्कृतिक प्रभाव में रहे नेपाल को लेकर चीन की यह सोची समझी चाल है जिसके जरिए वह नेपाली युवाओं को गुमराह कर उनमें भारत विरोध का जहर भर रहा है। नेपाल में कुकुरमुत्ते की तरह से उग आई चीनी संस्थाएं नेपालियों को चीनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करने में जुटी है। इनमें कई तो नेपाल में चीनी भाषा मुफ्त में सिखा रही हैं। इतना ही नहीं, कई संस्थाएं तो कन्फ्यूशियस धर्म का नेपाल में प्रचार करने में जुटी है। जाहिर है इस कवायद से नेपाल पर चीन का असर बढ़ेगा, क्योंकि भाषा ही अपने साथ जीवन शैली, खान पान और पर्व त्योहार लेकर आती है। पहला, सदियों से हिंदी बोलने में खुशी महसूस करने वाले नेपाली अब चीनी भाषा सीख रहे हैं, तो इसके पीछे चीन की छिपा एजेंडा भी आसानी से समझा जा सकता है। भारत के साथ नेपाल के मजबूत रिश्तों की बड़ी वजह उससे व्यापारिक रिश्तों के साथ साथ सांस्कृतिक सभ्यता भी है। लेकिन सीमा विवादों में भारत के सख्त रवैये से बौखलाया चीन अब पड़ोसी देश नेपाल को सह देकर उसे भारत विरोधी बनाने में जुटा है। चीन की इस सह का ही नतीजा है कि कभी नेपाल नक्शा विवाद तो कभी भगवान राम की जन्मभूमि नेपाल में बताकर विवाद खड़ा करने की कोशिश करता है। पहला, नेपाली समाज व जीवन शैली पर भारत से मिलते जुलते सांस्कृतिक परिवेश पर भी चोट करने में चीन सफल होता है, तो धीरे धीरे वह अपने कारोबारी फायदे की ओर भी कदम उठाने का प्रयास करेगा ही। चीन का यह कदम नेपाल की सांस्कृतिक संपदा के लिए खतरा तो है ही। भारत को अब ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। हमें उन कारणों की तह में भी जाना होगा जिनके कारण नेपाल चीन की गोदी में बैठ रहा है। इनकी तलाश कर समाधान भी तलाशना होगा। यह मान लेना ही काफ़ी नहीं है कि नेपाल से हमारे सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत हैं। रिश्तों की डोर और मजबूत करने के जतन करने होंगे। सवाल सिर्फ भारत नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर मंडरा रहे खतरे का ही नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर भी दोनों देशों के लिए नया खतरा नहीं बन जाए। डर यह भी है कि भारत नेपाल सीमा पर पनप रही ये चीनी संस्थाएं कहीं खुफिया गतिविधियों में सक्रिय होकर
भारत को सैन्य मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने में न जुट जाएं। पिछले 3 सालों में मंदी ने दुनिया भर में अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर दी है। भारत की स्थिति तो और भी खराब है, कारण कि मंदी के इस दौर में पहले हमने नोटबंदी लागू की और फिर जीएसटी। रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। केवल कोरोना के 6 महीनों में देश के 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी रोजी रोटी खो चुके हैं। जीडीपी धड़ाम से गिर रही है। मूडीज सहित अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की तमाम एजेंसियों के हमारी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर किए जा रहे अनुमानों में दूर दूर तक कहीं अच्छे दिनों की उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही। पहरा केंद्र से लेकर राज्यों तक की सरकारों को संकट से निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। गुरुवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक ताज़ा उदाहरण है। मर्ज पर 5 घंटे चर्चा हुई पर इलाज कुछ नहीं निकला। जो 2 उपाय बताए भी गए हैं उनके कारगर होने में 100% संदेह है, क्योंकि उनमें राज्यों को केवल जीएसटी मद के घाटे की भरपाई के लिए भी कर्ज लेना है। यह आज के हालात महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विकसित कहे जाने वाले राज्यों के लिए भी असंभव है। अन्य राज्यों की तो बात करना ही बेकार है। वे तो पहले ही नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा की स्थिति में हैं। यदि जैसे तैसे राज्यों ने इनमें से एक विकल्प मान भी लिया तो आगे क्या होगा। कितनी भी कम ब्याज दर हो, चुकाना तो उन्हें ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब राज्यों की सारी आय वेतन भत्ते कर्ज व उसकी किस्त चुकाने में ही खर्च हुई जा रही है, तब नए कर्ज और किस्त ब्याज का भुगतान वे कहां से करेंगे। यदि कोई यह सोचे कि वे अपने अपने प्रदेशों की जनता पर नए कर लगाकर भरपाई कर लेंगे तो वे बड़े मुगालते में हैं। पहरा बेशक भारत की जनता बहुत सहनशील और भावनात्मक है, लेकिन 80-90 रुपये लीटर के भाव का डीजल पेट्रोल लेकर वह कब तक भावनाओं में बहेगी। आज सरकार राज्यों की मांग के अनुरूप देश की 135 करोड़ आबादी के लिए 3 लाख करोड़ रुपए देने में जीएसटी और कोरोना के नुकसान गिना रही है, तब देश की जनता को भी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर सवाल उठाने का अधिकार है। आखिर उसका बड़ा लाभ कौन उठा रहा है। केवल कुछ लाख लोग ही ना। बेहतर होगा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे और उसमें मुखिया की अपनी भूमिका को समझे। 6 माह पुराना कोरोना भले दुनिया के लिए ईश्वरीय आपदा हो, पर पिछले कुछ सालों में जो हुआ है वह तो हमारा ही काता बुना है। उससे निजात पाने का रास्ता भी मिल बैठकर हमें ही निकालना होगा। स्टॉप।